श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मित्रों, सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक 33 तथा उससे आगे के विषय। इससे पूर्व के एपिसोड में आपने मंदोच और शीघ्रोक्त के बारे में सुना है। मंदोच और शीघ्रोच्च क्या है, यह चंद्रोच्च क्या है, यह मंदोच्च या शीघ्रोच्च क्या है, इस बारे में चर्चा करते हुए अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा का उच्च एक महायुग में 4,88,203 भगड़ करता है। इसलिए एक भगड़ काल सूर्य सिद्धांत के मत से 3,232 सावन दिन 5 घटी 37 पर और 13.6 विपल का होता है। चंद्रमा का उच्च चंद्र कक्षा का वह बिंदु है जो पृथ्वी से चंद्र कक्षा के अन्य बिंदुओं की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी पर है। जब चंद्रमा इस बिंदु पर रहता है तब बहुत दूर होने के कारण आकार से अत्यंत छोटा दिखाई पड़ता है और उसकी गति भी बहुत मंद होती है। चंद्र कक्षा में चंद्रोच्च से 180 अंश पर एक बिंदु ऐसा भी होता है जो पृथ्वी के बहुत पास है। जब चंद्रमा इस बिंदु पर आता है तब उसकी गति सबसे तीव्र हो जाती है और बहुत पास होने के कारण यह आकार में भी बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की इस विषम गति के कारण यह सहज ही चंद्रमा की इस विषम गति को सहज ही नहीं बताया जा सकता कि किस समय उसका स्थान क्या होगा। ऊपर भी इस बात की चर्चा की गई है। चंद्रमा का भगड़ काल 27.32167 मध्यम सावन दिन का होता है। इससे चंद्रमा का जो स्थान निकलता है वह मध्यम स्थान कहलाता है। जैसा आपने सुना कि चंद्रमा अपने मध्यम स्थान से कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे दिखाई पड़ता है। चंद्रमा प्रत्यक्ष जिस स्थान पर देखा जाता है वह उसका अस्पष्ट स्थान होता है। मध्यम स्थान से अस्पष्ट स्थान का सबसे अधिक अंतर 5 अंश 2 कला और 30 विकला होता है। इतने कोण की जो ज्या अर्थात शाइन होती है उसी के समान अंतर पर पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा का केंद्र माना गया है और चंद्रमा इसी केंद्र की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। चित्र 2 में पा पृथ्वी का केंद्र है, चा चंद्र कक्षा का केंद्र है और पाचा 5 अंश 2 कला 30 कला की ज्या है, 30 विकला की ज्या है। चंद्रमा ऊंचानी वृत्त पर घूमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह स्पष्ट है कि जब चंद्रमा ऊपर होता है तब वह पा से अत्यंत अधिक दूर रहता है और जब नी पर रहता है तो अत्यंत निकट रहता है। ऊ को चंद्रोच्च, एपोजी तथा नी को नीच पेरिजी कहते हैं। यह ऊ बिंदु आकाश की में एक ही जगह स्थिर नहीं रहता वरन मंद गति से पूरब की ओर बढ़ता रहता है। चंद्रमा का उच्च एक चक्कर प्रायः 3,232 सावन दिनों में कर लेता है। अन्य ग्रहों के उच्च या मंदो और भी मंद गति से पूरब की ओर बढ़ते हैं। आजकल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता। गणित से यह सिद्ध किया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने का मार्ग वृत्ताकार नहीं वरन दीर्घ वृत्ताकार है। इस संबंध में कुछ कहने से पहले दीर्घ वृत्त के कुछ गुणों का बताना यहाँ पर आवश्यक है। ऊंचानी एक दीर्घ वृत्त का चित्र है। यह चित्र संख्या 3 से आप इसको देख सकते हैं। ऊनी को दीर्घ तथा चाची को लघु अक्ष कहते हैं और इन दोनों अक्षों के मिलने के बिंदुका को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र पर लघु अक्ष तथा दीर्घ अक्ष के दो समान भाग होते हैं। दीर्घ अक्ष पर केंद्र के समान दूरी पर
दीर्घ पर केंद्र के समान दूरी पर नाना दो ऐसे बिंदु हैं जिनको यदि दीर्घ वृत्त के किसी बिंदु प, पा या पी से मिला दिया जाए तो प न प्लस पा प न बराबर पा न प्लस पा न बराबर पी न प्लस पी न। नाना बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभि कहते हैं। यदि ऊंचा नी चंद्र कक्षा मान लिया जाए तो पृथ्वी का स्थान न होगा। ना से चंद्र कक्षा की दूरी इस बिंदु पर सबसे अधिक तथा नी पर बिंदु पर सबसे कम होती है, इसलिए वो बिंदु चंद्रमा का उच्च तथा मंदोच्च कहलाएगा और नी बिंदु चंद्रमा का नीच। यदि मंदोच्च का स्थान ज्ञात हो तो नीच का स्थान सहज जाना जा सकता है, क्योंकि यह सदैव उच्च से 180 अंश पर रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दीर्घवृत्त में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य इन कक्षावृत्तों की नाभि पर रहता है। उच्च स्थान पर गति बहुत मंद तथा नीच स्थान पर बहुत तीव्र क्यों होती है? इसका कारण आकर्षण शक्ति का घटना और बढ़ना है। जब ग्रह उच्च पर रहता है तब उसका अंतर अत्यंत अधिक होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यंत कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंद पड़ जाती है। और वह जब नीच पर होता है तब अंतर अत्यंत कम होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यंत अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीव्र हो जाती है। इसके संबंध में कई नियम जाने गए हैं जो केपलर सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसकी चर्चा आपको स्पष्टाधिकार में पूरे विवरण के साथ बताई जाए। हम आपको बताते हैं कि पात क्या है। सूर्य जिस मार्ग पर चलता हुआ एक वर्ष में आकाश का चक्कर लगाता हुआ जान पड़ता है उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। इसी तरह चंद्रमा जिस मार्ग पर चलता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको चंद्र कक्षा कहते हैं। क्रांतिवृत्त और चंद्र कक्षा एक ही तल पर नहीं है और समानांतर भी नहीं है, इसलिए यह दोनों कक्षाएं एक दूसरे से दो बिंदु पर मिलती हुई जान पड़ती हैं। जैसे दो उड़ती हुई पतंगों की डोरियां एक दूसरे से बहुत दूर आती हैं हुई भी एक बिंदु पर मिलती हुई जान पड़ती हैं, और उन पतंगों की गतियों में भिन्नता होने के कारण यह बिंदु एक ही दिशा में दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं बिंदुओं को चंद्रमा के पात कहते हैं। चंद्रमा अपनी कक्षा में चलता हुआ आधे भ्रमण काल तक क्रांति वृत्त के उत्तर और आधे भ्रमण काल क्रांति वृत्त के दक्षिण की ओर जाता है। उसे उत्तर पात असेंडिंग नोड, और जिस पात पर पहुंचकर वो दक्षिण की ओर जाता है उसे दक्षिण पात अर्थात डिसेंडिंग नोड्स के नाम से जाना जाता है। उत्तर पात को राहु तथा दक्षिण पात को केतु भी कहते हैं। जब चंद्रमा पूर्णमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातों के पास होता है तब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। इसलिए यह कल्पना हो गई कि राहु और केतु राक्षस हैं जो ग्रहण के कारण बनते हैं। कुछ लोग पृथ्वी की छाया की नोक को राहु और चंद्रमा की छाया की नोक को केतु मानते हैं, परंतु यह एक भ्रम है। इन पातों के स्थान भी स्थिर नहीं है वरन पश्चिम की ओर खिसकते हुए जान पड़ते हैं। जितने समय में यह पश्चिम की ओर खिसकते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं उतने समय को इनका भगड़ काल कहते हैं। इसी तरह अन्य ग्रहों के पातों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। यह पश्चिम की ओर क्यों खिसकते हैं? इसका कारण भौतिक ज्योतिर्विज्ञान अर्थात फिजिकल एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही सूक्ष्म गणित के द्वारा समझाया गया है। अब हम चित्र 4 के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि यदि शारा शाखा को सूर्य का मार्ग अर्थात क्रांति वृत्त समझा जाए और चारा चाका को चंद्र कक्षा, तो रा और का बिंदु चंद्रमा के पात कहलाते हैं। चंद्रमा तीर की दिशा में भ्रमण करता हुआ जब रा पात से आगे बढ़ता है तब क्रांति वृत्त से उत्तर की ओर जाता है और रा चाका भाग तक उत्तर रहता, इसलिए रापात को उत्तरपात कहते हैं। का बिंदु पर पहुंचकर चंद्रमा क्रांति वृत्त से दक्षिण जाता है, इसलिए का दक्षिण पात कहा जाता है। भारतीय ज्योतिषी चंद्रमा के उत्तर पात को राहु और दक्षिण पात को केतु कहते हैं। रासा कोण क्रांति वृत्त और चंद्र कक्षा के तलों के बीच का कोण है, जिसका मान 5 अंश के लगभग होता है। इसी कोण को चंद्रमा का
का विक्षेप कहते हैं, जिसकी चर्चा इसी अध्याय के 68वें श्लोक में की जाएगी। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि भगण काल कैसे जाना जाए और भिन्न भिन्न मतों के अनुसार उसमें अंतर क्यों दिखाई पड़ता है। तो इस पर भास्कराचार्य जी का मत है कि सूर्य, बुध और शुक्र के भगण के संबंध में भास्कराचार्य जी कहते हैं कि कल्प में जितने वर्ष होते हैं उतने ही सूर्य के भगण होते हैं, इसलिए सूर्य का भगण काल ही वर्ष है। बुध और शुक्र रवि के पास कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे सदा अनुचर की तरह रहते हैं, इसलिए इनके भगण भी रवि के भगण के समान ही हुए। सूर्य का भगण काल जानने के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। समस्त भूमि में एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिन्ह लगा लिए जाएं। जब सूर्य उत्तर हो, आप निम्न प्रकार से सूर्य के भगण को जान सकते हैं। इसके लिए समतल भूमि में एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिन्ह लगा लिए जाएं। जब सूर्य उत्तरायण हो, तब जिस दिन वह सूर्य पूर्व दिशा से कुछ ही दक्षिण होकर उदय हो, उस दिन वृत्त के मध्य में गड़ी हुई कील के द्वारा उदय होते हुए सूर्य का भेद करें। इसके बाद एक वर्ष तक सूर्य के उदय की गणना करनी चाहिए। एक वर्ष में 365 बार उदय होता है। अंतिम उदय पहले दिन के उदय स्थान से कुछ दक्षिण होगा। इन दोनों के अंतर को लिख लिया जाए। दूसरे दिन फिर उदय होते हुए सूर्य को का करें। इस दिन यह पूर्व दिशा में से कुछ उत्तर होकर उदय हो। पिछले दिन के उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है, इसको भी जान लेना चाहिए। फिर अनुपात के द्वारा यह भी जानना चाहिए कि जब 60 घड़ी में इतना उत्तर बढ़ता है, तब पहला अंतर कितने समय में हुआ। इस प्रकार 15 घड़ी 30 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल और 365 सावन दिनों में सूर्य का उदय उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर वर्ष के आरंभ में हुआ था, इसलिए यही समय सूर्य का भगण काल हुआ। फिर अनुपात के द्वारा यह जान लेना चाहिए, जब एक वर्ष में इतने सावन दिन होते हैं, तब एक कल्प वर्षों में कितने दिन सावन होंगे इत्यादि। आजकल वसंत संपात जानने के लिए जो रीति काम में लाई जाती है, उससे भास्कराचार्य जी की बताई हुई रीति बहुत कुछ आपस में मिलती है। अंतर यह है कि भास्कराचार्य जी ने क्षितिज वृत्त पर भेद करने को कहा और आजकल यामोत्तर वृत्त पर भेद किया जाता है, जिससे लंबन और प्रकाश वक्री भवन के कारण कोई भूल नहीं हो सकती। दूसरा अंतर यह पड़ता है कि आजकल के यंत्र बहुत सूक्ष्म हैं और भास्कराचार्य की बताई हुई रीति में मात्र कोरी आंखों से काम लिया गया था। चंद्रभगण की उत्पत्ति भी गोल यंत्र के द्वारा, जिसमें नक्षत्र, चक्र, क्रांति वृत्त, विश्ववृत्त, चंद्र कक्षा, ग्रह कक्षा इत्यादि बने रहते हैं, वे भेद करके जानना चाहिए। की जानकारी के लिए हम कहना चाहेंगे कि प्राचीन ज्योतिषी भी वेद के द्वारा ग्रंथ में दी हुई बातों की परीक्षा करते थे और जो ठीक निकलता था वो उसी को मानते थे। चंद्रोक्त का भगड़ जानने की क्या रीति है, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। प्रतिदिन गोल यंत्र के द्वारा चंद्रमा का भेद करके स्पष्ट गति निकालनी चाहिए। जिस दिन गति सबसे कम हो, उस दिन मध्यम और अस्पष्ट चंद्रमा के स्थानों में अंतर नहीं होता, यही चंद्रमा के उच्च का स्थान है। इसी प्रकार प्रतिदिन भेद करते करते जब चंद्रमा की गति फिर परम अल्प हो, तब उसी स्थान को उच्च स्थान समझना चाहिए। यह स्थान पहले स्थान से कुछ आगे रहता है, कितना आगे होगा इसकी जानकारी हमें अनुपात के द्वारा कर लेनी चाहिए और उच्च की दैनिक गति कितनी होगी तथा एक भगड़ काल कितने समय में पूरा होगा, इसकी जानकारी भी हमें गणित के माध्यम से अनुपात के द्वारा करनी चाहिए। चंद्रपात निकालने की रीति को बताते हुए यहाँ कहा गया है कि प्रतिदिन चंद्रमा का भेद करते हुए यह देखना चाहिए कि किस दिन चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते होते शून्य हो जाता है। जिस समय विक्षेप शून्य हो, उस समय चंद्रपात स्थान पर होता है। इसी प्रकार जब दूसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते होते शून्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि वह अपने पात पर पहुंच गया है। दूसरी बार पात का स्थान पहले स्थान से कुछ पश्चिम होगा, इसलिए कहा जा सकता है कि पात की गति विलोम होती है, अर्थात पश्चिम की ओर होती है।
फिर अनुपात के द्वारा जानना चाहिए कि जब इतने दिनों में पात इतना चलता है तो एक दिन में कितना चलेगा। यही पात की दैनिक गति समझनी चाहिए। इस प्रकार यह भी जानना चाहिए कि एक कल्प में कितने भगण होते हैं। मंगल गुरु और शनि के शीघ्रोच के संबंध में जानकारी देते हुए शास्त्र में बताया गया है कि जब सूर्य शनि गुरु या मंगल से आगे रहता है तब वह मध्यम स्थान से कुछ आगे रहता है, और जब सूर्य पीछे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से थोड़ा पीछे रहता है। इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना की इन तीनों के शीघ्रोच सूर्य के साथ ही रहते हैं और ग्रहों की ओर को अपनी ओर अर्थात सूर्य की ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके शीघ्रोचों के भगण सूर्य के समान होते हैं। इसके साथ ही शीघ्रोच की जानकारी की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलामें। धन्यवाद। शुभम भूयात्। एक श्लोक संख्या 34 से आगे का वृत्तांत अगले एपिसोड में आपके सम्मुख आएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलामें।